वेलकम बैक नाज़रीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हेड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, वो हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तलत साहब। मियां साहब बहुत शुक्रिया। आज के हालात जो हैं पाकिस्तान में वो आपके सामने हैं। आज भी पंजाब के तमाम हिस्सों के अंदर तकरीबन लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद किस्म के मुजाहरे, इसके अलावा जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने, आपने खुद इसके ऊपर बयान दिए। मैं आज इंटरव्यू का आगाज़ जो है किसी और नुक्ते से करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसी मौजू पर रहते हुए, वो ये मियां साहब कि आपके बयानात भी हमने सुने हैं और बहसीत सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के आपकी जो तशवीश है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। आपने जो तजावीज़ दी है मियां साहब, मैं तलाश करता रहा, मुझे कहीं तजावीज़ आपकी मिली नहीं है तफसील में तजावीज़। मसलन लोड शेडिंग अगर ख़त्म करनी है और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी किस तरीके से लोड शेडिंग ख़त्म करेगी, तो मेरे पास कोई किताबचा या कोई जो है ना रहनुमाई के लिए कोई लिखी हुई चीज़ नहीं। इसकी क्या वजह है? तलत साहब, आप अगर 27 जुलाई की मेरी तकरीर पढ़ें और उसको दोबारा ज़रा उस पर गौर फरमाएं तो उसमें हमने काफ़ी तफसील के साथ लिखा हुआ कि पाकिस्तान के मसाइल इंक्लूडिंग एनर्जी का जो मसाइल है इसको किस तरह से हम हल करेंगे, हमारी पार्टी किस तरह से हल कर सकती है। और वो मैंने ये उस दिन की बात करूं जब मेरी पार्टी ने दोबारा सदर मुंतखब किया था, तो उसमें बहुत तफसील के साथ इन अमूर के ऊपर बात की हुई है। और वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आप नहीं, वो तकरीर मैंने देखी, लेकिन मेरा सब जो बड़ा लीडर होता है किसी भी जमात का, वो तो एक अमूमी फ्रेमवर्क रिकमेंड करता है ना जी। उसके बाद फिर उसकी पार्टी का जो थिंक टैंक होता है उसने उसकी तफसील बयान करनी होती है। तकरीर मैंने आपकी सुनी भी है और उसको पढ़ा भी है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई तफसील के अंदर जो डिटेल, इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, इतने बड़े इसके अंदर थिंक टैंक काम कर सकते हैं, वो किधर है? वेयर इज योर वे फॉरवर्ड, किधर है इन इश्यूज के ऊपर? हमारा थिंक टैंक इस पे कंटिन्यूसली काम करता रहता है, मेरी उससे मीटिंग्स होती रहती हैं। और ये इकोनॉमी के ऊपर हमने एक स्पेशल थिंक टैंक बनाया हुआ है जो इकोनॉमी पे हमें जो है वो ब्रीफिंग देता रहता है। हम उस पर तरामीम भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं इसको मजीद आप बेहतर बनाएं। और आप जानते हैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और एनर्जी जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। और मेरा ख्याल है कि कोई इकोनॉमी किसी भी मुल्क की इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि आप इस मसले को हल नहीं करते। और इसके लिए एक तो वो मैंने अपना उन बातें कही हुई हैं, और दूसरा कॉन्स्टेंटली हम अपना इसकी मीटिंग्स बुलाते रहते हैं। और फिर आप ये भी देखिए ना, मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे एक सिंपल एक सोल्यूशन था जो कि ये गवर्नमेंट 3.5 साल में कर सकती थी, यानी कि 3.5 साल में जो सर्कुलर डेट है वो मसला नहीं ये गवर्नमेंट हल कर सकी, तो फिर ये क्या हल करेगी? वो तो पता है, वो तो इनकी कोताहियां तो पता है। मैं सिर्फ जानना चाहता, मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा। आपकी तकारीर, आपकी तजावीज, आपकी तशवीश और आपकी तनकीद, उससे तो हम बखूबी वाकिफ हैं। नहीं, ये तनकीद की मैं नहीं कर रहा। अगर देखें, अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारी हुकूमत होती और 3.5 साल गुजर जाते और हम सर्कुलर डेट का मसला अगर हल ना कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो हमारी कोई कारकर्दगी जो होनी, हम तो फिर सिफर होते। ये अगर मैंने बात कही है तो कोई तनकीद की नजर से नहीं कही। 3.5 साल में सर्कुलर डेट का मसला खत्म ना करना कितने अफसोस की बात है। और इसके ऊपर मैं आपको एक और बात कहूंगा, तलत साहब के कराची जरा पोर्ट का किसी दिन आप जाके मुशाहिदा करें। वहां पे एक चाइना से पावर प्लांट जो है वो पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, वो वहां पे रुल रहा है। और वो अपना पाकिस्तान का एक पावर प्लांट है जो नया है, और वो 450 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की अहलियत रखता है। और वो क्या वजह है कि लोग आज जो है वो बिल बुला रहे हैं, बिजली नहीं है, लोग इंडस्ट्री सफर कर रही है, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रही है, घरों में बल्ब नहीं जल रहे, एसी तो दूर की बात है, पंखे भी दूर की बात है। मुझे आप ये बताएं कि इतनी बेहिस कोई हुकूमत कोई हो सकती है कि नहीं हो सकती? चलो मैं मान लिया नहीं, मैं तो मुतबादिल की बात कर रहा हूं। मैं मुझे फैक्ट्स थोड़े से बताने दें जी। देखिए, वो पड़ा वहां पे रुल रहा है, और यहाँ पर इस्लामाबाद में बाहमी कोई अपना मिनिस्ट्रियों के आपस में मफादात हैं, या और भी लोग नाम लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से 18 बिलियन रुपए का
जुर्माना आयद कर दिया गया है हमें कि जी ये भी साथ पे करें क्योंकि आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। मैं बार बार गुजारिश कर, मैं बार बार डॉक्यूमेंट की, उसकी वजह है अगर ऑपोजिशन ने जाहिर आपकी तजवीज़ और तशवीश, मैंने दोनों का तजवीज़ और तशवीश और तनकीद ये तीनों का जिक्र किया मैंने, ये तो एक लीडर का एक ओरिएंटेशन हो गया ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मसलन मैं बैठा हूं ग्लासगो के अंदर, मैं अब आपके जो बयानात हैं उन तक नहीं पहुंच सकता। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने PMLN के लिए हो सकता है मैं वोट करूं ना करूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये तमाम बयानात के अलावा आपकी पार्टी ने क्या मुतबादल तजवीज़ लिखी मुफस्सल, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तफसील में आप कहां पर गए हैं, वो मुझे अवेलेबल नहीं है। व्हाई इज दैट? देखिए बात सुनिए, मसला है सबसे पहले नीयत का। तालसा मैं आपको बताऊं, अगर नीयत होती तो ना सिर्फ ये सर्कुलर डेट खत्म हो चुका होता, उसके अलावा इस वक्त कैपेसिटी में इजाफा किया जा चुका होता। आज आप मुझे ये बताएं कि जितने भी ये पावर प्लांट्स हैं ये कितनी एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। ये इसलिए यानी कि जो इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चलते कि इनके अंदर जो है वो हुकूमत इनको चला रही है। इसका तो बेस्ट आंसर ये था कि आप इनको प्राइवेटाइज करते और लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को इसमें या इनवाइट करते, हुकूमत उसकी पार्टनर होती, इन्हीं की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके आपको कई हजार मेगावाट जो है ना वो फालतू मिल सकते थे। और उसके बाद आप अपना कुछ सीरियस एफर्ट करते, आप अपना स्मॉल डैम्स वगैरह आप अपना वो लगाते जहां से आपको बिजली मिलती, और उसके बाद फिर आप बड़े बड़े डैमों का भी आप बैठ के यहाँ मंसूबा बनाते। ये सब मैं हुकूमत की आज बात, मैंने तो आपसे वैसे तो अपोजिशन लीडर बात कर रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे जानना चाहूं कि आपका कंट्रीब्यूशन इस मुल्क को इस मंझधार से निकालने की जो विजन है, उसको एक्शन से पहले एक्शन प्लान जो है ना, फिजिबिलिटी बनती है, बिजनेस की भी फिजिबिलिटी बनती है, परचून की दुकान चलानी उसकी फिजिबिलिटी बनती है। वेयर इज योर फिजिबिलिटी फॉर दिस कंट्रीज वे फॉरवर्ड? मैं उसके ऊपर तहकीक करना चाहता हूं, मैं रिसर्च कर, वेयर इज दैट 3.5 years में आपने क्या प्रोड्यूस किया पाकिस्तान? हमने इस पे बहुत काम किया है। आप अगर आप 2 घंटे निकालें किसी वक्त, मैं आपको इस पे प्रेजेंटेशन देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, आपको बताएंगे कि हमने जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, जो आप वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक तरक्की के लिए हमारे पास कौन कौन सी तजावीज और क्या क्या मंसूबे हैं, और किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बिल्ड किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने एनर्जी की शॉर्टेज को जो है वो दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि मैं सिर्फ ये जुबानी बातें नहीं कर रहा, मैं आपको, आप निकालें अगले 1 हफ्ते के अंदर 2 घंटे, मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। मैं एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है वो आपको मैं ये सारी बात जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप ये उन जो बैठे हुए हमारे एक्सपर्ट्स वो आपको पूरी तफसील बताएंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी कहता हूँ कि मैं कुछ इस वक्त सिर्फ फोन के ऊपर तो अपनी जो हमारी एबिलिटी है या कैपेसिटी जो है, या हम अपना उसको मैं जो है वो बताऊं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। उस ट्रैक रिकॉर्ड में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां से कहां चली गई थी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से कहां चली गई थी, पाकिस्तान का रुपया कितना मजबूत हो गया था, यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में किस तरह इंप्रूव हुई, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बने, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है गवादर तक हमने अपना सी पोर्ट्स हमने बनाने शुरू कर दिए थे, किस तरह से कोस्टल हाईवेज पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई थी, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, बेरोजगारी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे गिर रहा था। साहब लेकिन ये माजी है ना जी, ये माजी है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज्यादा मुफस्सल डॉक्यूमेंट है ना जी, वो है जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो चार्जशीट है आपकी, उसमें आपने हेडिंग, सब हेडिंग, तफसील सब कुछ उसमें लिखा हुआ। मैं गुजारिश कहता हूं कि एक इमेज आपके बारे में डेवलप हो सकता है, गलत इमेज डेवलप हो रहा है कि यूर अ मैन टू मच कॉट अप इन द पास्ट। मतलब वे फॉरवर्ड जो आपका विजन है, अगर आप डिटेल करें, चले जैसी तैसी भी इमरान खान ने किताब लिख दी है। मैं आपकी इस असर्शन से, ऑब्जर्वेशन से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये किरदार अदा किया है, और अगर हमने माजी में ये किरदार अदा किया तो मुस्तकबिल में भी इससे बेहतर किरदार अदा करने की पोजीशन में है। और एक टेस्टेड एंड ट्राइड लोग हैं हम, मैं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम टेस्टेड और ट्राइड लोग हैं, और हमने डिलीवर किया है।
ہم نے اپنے مینڈیٹ کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے ڈسپائٹ امپیڈیمنٹس. اور امپیڈیمنٹس کہاں سے آتی رہی ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میاں صاحب ذرا خارجی امور کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم نے جیسے بھی بنائے خرابی ہوگی. اب ہمارے اوپر افغانستان کی طرف سے بھی الزامات ہیں, امریکہ بھی ہم پر تاؤ کھا رہا ہے, اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. جو پنسر پاکستان کے ارد گرد تھا, لگتا ہے یہ کہ وہ پنسر ٹائٹن ہو رہا ہے. ایک امیج یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو تجاویز ابھی تک سامنے آئی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے, اور آپ کے جو آبزرویشنز اور پریس کانفرنس بھی ہم نے آپ کی سنی, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شاید ہمیں 20 سال درکار ہوں. موجودہ حالات میں امیڈیٹلی کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کے سلوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ اف یو ور ان پاور فار انسٹنس, ہائپوتھیٹیکلی ابھی بات کریں, یو ور ان پاور, آپ کیا کرتے؟ فوری اقدامات کیا کرتے آپ؟ دیکھیں طلعت صاحب, میں آپ پھر وہی کہیں گے جی کہ میں آئی ایم اے مین ہو از ٹو مچ کاٹ ان دا پاسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں صرف یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. ہمارے دور میں جو مثلاً انڈیا کے ساتھ فورن افیئرس پہ آپ آ جائیں, کس نے انڈیا کے ساتھ ایک میجر بریک تھرو کیا تھا؟ ہماری گورنمنٹ نے. کون سا وزیر اعظم پاکستان میں کبھی اسٹیٹ وزٹ پہ آیا ہے انڈیا کا سوائے واجپئی صاحب کے؟ وہ آئے, ہم نے اپنے ایشوز پہ بات کی. پہلا وزٹ تھا کسی انڈین پرائم منسٹر کا اسٹیٹ وزٹ پاکستان کے, اور وہ آئے, ہم نے سارے ایشوز پہ بات کی انکلوڈنگ کشمیر, اور بیٹھ کے ایک آرڈر سائن کیا, بیٹھ کے ہم نے اپنا معاہدے پہ دستخط کیے. اس کے بعد ایک اچھی اپنا روڈ میپ پہ ہم نے اتفاق کیا. تو یہ میں زبانی کلابی تو نہیں کر رہا. نہیں ٹھیک ہے, آج کے حالات میں اب ہندوستان کے ساتھ, کا حصہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حال میں تو آج کے حالات میں ہندوستان کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ لے کے آپ چلیں گے لاہور ڈیکلیریشن کی؟ دیکھیں جی بات یہ کہ آپ دیکھیں نا, ایک اتنے پازیٹیو کام ہو رہے تھے, ان کو تو آپ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے طلعت صاحب. میں بالکل نہیں, لیکن ماضی پہ ہوتا پروگرام تو ٹھیک تھا میاں صاحب. میں تو آج کیا کرتے ہیں؟ اچھا, بات سنیں, کیوں سبورٹ کیا گیا سارا وہ پروسیس, کیوں ڈیریل کیا گیا سارا وہ معاملہ؟ اگر وہ چلتا رہتا تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا. دیکھیں نہیں, آپ اپنا جو مستقبل کی بات جب کرتے تو آپ ہسٹری کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں, اور ورنہ آپ مستقبل کی بات نہیں کر سکتے. اچھا, آج کیا کرتے؟ آج ہندوستان کے ساتھ کیا تعلقات, پھر اس کے بعد امریکہ کے اوپر آئے گا. مجھے آپ سے کرائسس ڈیفیوز کروانا ہے آج کا. آپ کس طرح کرائسس ڈیفیوز کرتے پاکستان کے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر بالکل جو ہے وہ اس پہ بات چیت کرنی چاہیے, اور اکراس دا ٹیبل بات کریں. آپ اپنا نیگوشیٹ کریں, پیسفل نیگوشیشن کے ذریعے سے اپنے سارے معاملات انکلوڈنگ کشمیر آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو آپ جاری رکھیں, اور اس کے بعد آپ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو فردر بلڈ کریں. اور ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ٹھنڈا کریں, which is a rational course to follow.